हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज फाइनली यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फाइनल गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जो पहले जो आपको देखे थे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन आया था तो वो बहुत छोटा था, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं था। तो इस बार जो जारी हुआ है डिटेल में जारी हुआ है और इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और जो पहले जो जारी हुआ था गजट नोटिफिकेशन उससे बहुत बड़ा चेंज इसमें आ गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, और पूरा डिटेल स्टडी करके कल आपको एक शाम में कल वीडियो मिलेगा। ठीक है ना, तो इसमें बस बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, पूरी जानकारी तो नहीं मिल पाएगी क्योंकि पूरी जानकारी के लिए इसको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। यह बहुत लंबा पीडीएफ है। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। यह आप देख सकते हैं कि आज यह जारी हुआ है 19 मार्च 2025 को जारी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जारी हुआ है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ये जारी किया गया है रेगुलेशन 2025। ठीक है ना, 19 मार्च 2025 पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। तो इसमें आप क्या दिया है कि द रेगुलेशन में बी कॉल्ड द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ यूपीएस अंडर एनपीएस। ये भी एनपीएस के अंतर्गत ही है रेगुलेशन 2025। तो यूपीएस जो है वो एनपीएस के अंतर्गत ही है। ठीक है ना, तो यह कब से लागू हुआ? द रेगुलेशन शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह 1 अप्रैल 2025 से पहले भी लागू होना था, तो वही डेट है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे डिफिनीसन दिए हुए हैं, तो डिफिनीसन वगैरह जो कल वीडियो बनाएंगे डिटेल में तो उसमें आपको बताऊँगा इसमें कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, अप्लीकेबल किसके लिए है, कौन कौन यूपीएस ले सकता है वो बताऊंगा और क्या बेनिफिट मिलेगा। ये दो मेन चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा और बाकी डिटेल में आपको कल बताऊंगा कौन सा फॉर्म भरना है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, तो अप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम किस पर लागू होगा, कौन इसे ले सकता है। तो द ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स अंडर यूपीएस शैल बी अवेलेबल टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन्स। इन कैटेगरी जो कैटेगरी बताऊंगा वही यूपीएस ले सकते हैं। तो पहला है कि एन एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू सर्व। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एन एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन सर्विस एज ऑन 1 अप्रैल 2025 हु कवर्ड अंडर एनपीएस। तो जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले से ही हैं लगे हुए और जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं वो इस पर चूज कर सकते हैं, उनको ऑप्शन दिया जाएगा तो वो ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि ए न्यू रिक्रूट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हु ज्वाइंस सर्विस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, यानी जो 1 अप्रैल या 2025 के बाद या उस दिन ज्वाइन करते हैं वो भी इससे ले सकते हैं। ठीक है, अगला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु वाज कवर्ड अंडर एनपीएस एंड हु सुपरएनुएटेड और वॉलंटरी रिटायर्ड और हैज रिटायर्ड अंडर FR 56J, यानी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं लेकिन जिनका रिटायरमेंट हो चुका है या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है या FR 56J के अंतर्गत रिटायरमेंट हो चुका है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025, यानी 31 मार्च 2025 से जिसका पहले रिटायरमेंट हो चुका है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वो भी ले सकते हैं। ठीक ना, द लीगली वेडेड स्पाउस इन केस ऑफ सब्सक्राइबर हु हैज सुपर इन्वेटेड और रिटायर्ड एंड हैज डिमाइज्ड, यानी जो प्रायर टू एग्जिस्टिंग एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर यूपीएस, यानी ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनका सुपर इन्वेशन हो चुका है, रिटायरमेंट हो चुका है और उनके वाइफ भी ले सकते हैं। अगर उनका डेथ हो चुका है रिटायरमेंट के बाद तो उनके वाइफ भी ले सकते हैं। ठीक है, द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एलिजिबल एम्प्लॉय टू बी कवर्ड अंडर एनपीएस शैल बी अंडरटेकन विद इन 3 months फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एलिजिबल एम्प्लॉय टू बी कवर्ड अंडर एनपीएस शैल बी अंडरटेकन विद इन 3 months फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी 1 अप्रैल 2025 से 3 महीना जब पूरेगा, ठीक है ना, यानी अप्रैल मई जून, यानी जून तक आपको ले लेना होगा। ठीक है ना, और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइमलाइन, अगर टाइमलाइन एक्सटेंड किया जाता है तो उस टाइमलाइन तक ले सकते हैं, नहीं तो 1 अप्रैल 2025 तक तो ले ही लेना होगा। ठीक है ना, उसके बाद आप सोचेंगे कि यूपीएस ले तो नहीं ले पाएंगे। अलाउड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन मेंशन्ड। ठीक है ना, विद इन 30 days
फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइमलाइंस इफ एनी अलाउड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन मेंशन अंडर सब रूल 2। ठीक है ना, तो सभी के लिए दिया है कि कब तक वो ज्वाइन मतलब ले सकते हैं। ठीक है ना, द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल एंड इरिवोकेबल, यानी एक बार जब ऑप्शन आप ले सकते हैं, ले लेंगे मतलब यूपीएस, तो वो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आप एनपीएस में जाना चाहेंगे तो वो नहीं जा सकते। ये पहले भी था, पहले वाला जो था उसमें भी ये दिया हुआ था, लेकिन उसमें ये नहीं दिया हुआ था कि कब तक आपको लेना है। जैसे 1 अप्रैल 2025 से तो चालू हो जाएगा लेना, लेकिन कब तक ले सकते हैं, तो यहाँ पर कर दिया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद इन 3 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 से 3 मंथ जब होगा वो 21 के लिए अंडर 1 एंड 3 जो क्लॉज 1 एंड 3। तो क्लॉज 1 में आप देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग है, जो पहले से ही एनपीएस के अंतर्गत आते हैं 1 अप्रैल 2025 से पहले, तो वो उनको 3 महीना के अंदर ही लेना होगा। जो तीसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए भी 3 महीना, और जो न्यू रिक्रूटमेंट जिनका होगा जो सब क्लॉज 2 के अंतर्गत आते हैं तो उनको 1 महीना के अंतर ले लेना होगा। जैसे ही ज्वाइनिंग होगा उसके अंतर्गत 1 महीना के अंदर आपको यूपीएस लेना है या एनपीएस, फाइनल हो जाएगा। अगर फाइनल मतलब हर हाल में हो ही जाएगा, और एक बार आपने यूपीएस ले लिया तो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इनरोलमेंट एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन फॉर्म अंडर एनपीएस यूपीएस के अंतर्गत कौन सा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ए पर्सन फॉलोइंग अंडर रेगुलेशन 3 शैल एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर बीइंग अंडर। तो यहाँ पर जो फॉर्म है वो तो मैं फॉर्म के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पर बता ही देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन सर्विस ऑन 1 अप्रैल 2025 जो सर्विस ऑलरेडी है हु इज सब्सक्राइब टू एनपीएस, और एनपीएस के अंतर्गत आता है सबमिट एंड अप्लीकेशन टू द कंसर्न ड्राइंग ऑफिसर, मतलब डीडीओ ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर होता है डीडीओ इन फॉर्म 2। तो एक फॉर्म 2 होगा जो इसी में बताया है नीचे, तो उसमें भर के आपको जो एग्जिस्टिंग है उनको देना होगा। और इन केस ऑफ ए न्यू रिक्रूटमेंट, जिनका न्यू रिक्रूटमेंट होता है 1 अप्रैल 2025 के बाद, तो उनको किस में भरना पड़ा है, द एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ इनरोलमेंट अंडर एनपीएस शैल कंटिन्यू इन केस सच न्यू रिक्रूटमेंट चूज द यूपीएस। अगर यूपीएस चूज करते हैं ऑप्शन अंडर एनपीएस, सच पर्सन शैल सबमिट एन अप्लीकेशन टू द डीडीओ इन फॉर्म 1, यानी न्यू रिक्रूटमेंट वाले को फॉर्म 1 में भर कर देना होगा। ठीक है ना, और जो पहले से हैं फॉर्म A2 में भरना होगा। A2 पहले से वाला जो एग्जिस्टिंग है, और जो नए ज्वाइन करेंगे उनके लिए फॉर्म A1। ठीक है, उसके बाद जो बाकी है उनके लिए मैं बाद में बताऊंगा अगला वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बेनिफिट कंट्रीब्यूशन कितना पड़ेगा, बेनिफिट क्या होगा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इस वीडियो में बता देता हूँ। और बाकी जो वीडियो है तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इंडिविजुअल कॉर्पस एंड बेंचमार्क कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस और फुल कॉर्पस जो पहले दिया हुआ था तो उसमें क्या बदलाव हुआ है, कोई बदलाव हुआ है, वही है। तो द मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूपीएस सब्सक्राइबर शैल बी 10% ऑफ द बेसिक, तो बेसिक पे इंक्लूडिंग नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एंड डीएनएस अलाउंस, यानी बेसिक एंड डीए का 10%, जो पहले भी यही दिया हुआ था कि बेसिक एंड डीए का 10% इंडिविजुअल कॉर्पस में होगा। द मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपीएस सब्सक्राइबर शैल बी मैच्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय क्रेडिटिंग एन इक्वल अमाउंट, यानी 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, 10% गवर्नमेंट भी इंडिविजुअल कॉर्पस में जमा करेगी। ये पहले भी था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है ना, द डीडीओ शैल डिडक्ट द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सैलरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड सेंड द बिल टू द, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिटेल में बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये तो इंडिविजुअल कॉर्पस में हो जाएगा। जो पूल कॉर्पस था उसमें कोई बदलाव हुआ है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एट एन एस्टिमेट 8.5%, यानी 8.5% एडिशनल पूल कॉर्पस में गवर्नमेंट जमा करेगी। तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि बेनिफिट क्या मिलेगा। ये तो कंट्रीब्यूशन की बात हो गया, अब बेनिफिट की बात देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट पूल को देखते हैं बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा। बेनिफिट वाला बता देता हूँ, फिर बाकी चीज़ें बाद में बताऊंगा। एक चीज़ बेंचमार्क कॉर्पस वहाँ दिया हुआ था, अब यहाँ भी बेंचमार्क कॉर्पस है, तो यहाँ बेंचमार्क कॉर्पस को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। जो पहले गजेट नोटिफिकेशन आया था उसमें बेंचमार्क कॉर्पस एक्सप्लेन नहीं था अच्छे से, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। तो बेंचमार्क कॉर्पस क्या होगा, फॉर ईच एम्प्लॉय कवर्ड अंडर एनपीएस हु हैज एक्सरसाइज द यूपीएस ऑप्शन ए बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू शैल कंप्यूट किया जाएगा बाय CRA, ठीक ना, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, फॉर कंपेरिजन विद इंडिविजुअल कॉर्पस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। तो बेंचमार्क कॉर्पस कैसे मतलब तैयार किया जाएगा, तो रेगुलर एंड टाइमली रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर ईच ऑफ द मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। जितनी भी आपका क्वालिफाइंग सर्विस है, जब से ज्वाइनिंग हुआ, जब से रिटायरमेंट होगा, तो हर महीने आपका टाइमली जमा हो रहा है कि नहीं,
ये एक देखा जाएगा, हर महीना टाइमली जमा हो रहा है और तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कंट्रीब्यूशन बीइंग इन्वेस्टेड एज पर डिफ़ॉल्ट पैटर्न डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। जो CRA है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जैसे PFRDA, तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न रखा है उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। तीसरा है नो पार्शियल विथड्रॉल मेड ड्यूरिंग एक्यूमुलेटिंग फेज। एक्यूमुलेशन फेज जब जमा हो रहा है उस पीरियड, मतलब सर्विस के दौरान कोई भी आपने पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है, एक ये भी है। एनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मेड शैल नॉट बी कंसिडर्ड। एनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, अगर आपने कोई से अपने मन से एक्स्ट्रा पैसा जमा कर दिया तो उसे कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि एनी कंट्रीब्यूशन फॉर द पीरियड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड। एनी कंट्रीब्यूशन फॉर द पीरियड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, यानी अगर आपने पहले से भी कोई जमा कर रहे थे तो मतलब एक तो मान लो कि जब ज्वाइनिंग हो रहा है और रिटायरमेंट, उस समय जो टाइमली जमा हो रहा है केवल वही काउंट किया जाएगा। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा जमा कर दिया तो वो सब काउंट नहीं होगा। द बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू शैल बी बेस्ड ऑन द एसेट वैल्यू, ठीक है ना। तो ये सब उतना ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब कैलकुलेशन वगैरह का फार्मूला आपको थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊँगा, ठीक है। बेनिफिट आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट यहाँ देखिए, बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एलिजिबिलिटी टू रिसीव बेनिफिट रिसीव करने का क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड यूपीएस बेनिफिट शैल बी अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग केसेज। तो किस केस में रहेगा? इन केस ऑफ एन एम्प्लॉई सुपर इन्वेटिंग आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद आप अगर सुपर इन्वेशन होते हैं तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायरिंग एन एम्प्लॉई अंडर द FR 56G, अगर FR 56G के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से आपको रिटायरमेंट दे रही है तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला केस है इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ 25 ईयर। तो 25 ईयर पहले भी था VRS क्या UPS में, ठीक है। NPS में तो 20 ही है, लेकिन इसमें 25 था। तो इस बार में कोई बदलाव नहीं हुआ। हमको लग रहा था कि इसमें बदलाव करेगी गवर्नमेंट, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगला है कि नोट विथ इनरोलमेंट ऑफ एम्प्लॉई इन द UPS ऑप्शन अंडर NPS, सच ऑप्शन शैल cease to apply in case of UPS subscriber who has been removed or dismissed from the service। अगर आप सर्विस से रिमूव हो गए हैं, डिसमिस हो गए हैं, तो उस केस में आपको UPS नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फॉर पर्पस ऑफ बेनिफिटिंग अंडर द रेगुलेशन क्वालिफाइंग सर्विस शैल बी कंप्लीटेड मंथ फॉर विच UPS सब्सक्राइबर। ये तो ठीक है। बेनिफिट वगैरह एक मिनट आपको बताता हूँ क्या क्या बेनिफिट है। लमसम, हाँ, एक लमसम अमाउंट आपने देखा था, पिछले बार भी आया था। तो लमसम अमाउंट का फार्मूला क्या था वो मैं बता देता हूँ, वही है कि कुछ चेंज हुआ है। तो ये UPS सब्सक्राइबर शैल बी इंटाइटल्ड टू लमसम अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1/10 ऑफ लास्ट टर्न बेसिक एंड DNS अलाउंस देयर ऑन एट द डेट ऑफ सुपर इन्वेटिंग। तो लमसम अमाउंट E/10 × L। तो L क्या है, E क्या है, बेसिक प्लस DA, और L मंथ ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जो लमसम कैलकुलेट करने का पहले जो फार्मूला था वही था, ठीक है ना। लेकिन L मंथ ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। जैसे आपने देखा था कि जो आपका ये क्या कैलकुलेट करते थे, जो पहले जो लमसम कैलकुलेट करने का फार्मूला था वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब जो आपको पेंशन मिलेगा उसमें द लमसम पेमेंट शैल बी इन एडिशन टू द एस्योर्ड पे आउट। जो एस्योर्ड पे आउट मिलेगा उसके अलावा ये है लमसम अमाउंट, ठीक है ना। एंड शैल नॉट अफेक्ट द क्वांटम ऑफ एस्योर्ड पे आउट, ठीक है। अब यहाँ पर ही देख सकते हैं पे आउट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर ही एस्योर्ड पे आउट कैलकुलेट करने का फार्मूला में थोड़ा डिफरेंस आया है। एस्योर्ड पे आउट शैल बी पेएबल एट 50% ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 12 मंथ बेसिक पे, ठीक है। लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे है, ठीक है ना। उसका एस्योर्ड पे आउट शैल बी एट 50% ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ बेसिक पे। लास्ट 12 मंथ बेसिक पे रहेगा, उसका एवरेज निकाल लेंगे और उसका जो 50% प्लस DNS रिलीफ मिलेगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना, प्रायर टू द डेट ऑफ सुपर इन्वेटर, ठीक है। अब यहाँ पर एज में भी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर एस्योर्ड पे आउट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला P/2 इंटू Q/300। अब वहाँ पर देखते रहते हैं कि IC/BC भी था, IC/BC था और Q मैक्सिमम वहाँ था कि मैक्सिमम आप 300 ले सकते थे। तो यहाँ पर कोई बदलाव है कि नहीं, ठीक ना। Q आप कितना ले सकते हैं मैक्सिमम, इसके बारे में कुछ दिया है कि नहीं। तो P है कि एवरेज बेसिक पे, तो ये तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो सेम ही है। Q के बारे में ही यहाँ है कि मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस
एज सर्टिफाइड, यानी टोटल कितना मंथ हुआ, जैसे 30 साल सर्विस है तो 12×36 हो जाएगा। लेस देन 120 यूपीएस सेल नोट बी एप्लीकेबल, 120 से कम होना चाहिए नहीं, क्योंकि 10 साल कम से कम सर्विस होना चाहिए, 10 साल रहेगा तो 120 हो जाएगा, तो 120 से कम नहीं होगा, ठीक है ना। मोर देन 300, अगर 300 से ज़्यादा है तो सैलरी टेकन है 300, तो 300 ही लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम चीज़ आप देख सकते हैं कि बदलाव नहीं हुआ है। एक चीज़ बता दिया कि आपको मतलब कि 3 महीना के अंदर आपको ले लेना है, अगर आप पहले से आप है और नए ज्वाइन किए हैं तो 1 महीना के अंदर ले लेंगे, ठीक है। नए ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग के 1 महीना के अंदर ले लेना होगा। और मिनिमम गारंटेड तो ये पहले भी था कि 10,000, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रोपोर्शनेट वगैरह आपको थोड़ा डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा दोस्तों। पार्शियल जो फाइनल विथड्रॉल परसेंटेज वगैरह के बारे में कुछ और चीज़ें दी हुआ है, फैमिली पे आउट वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, डीएनएस रिलीफ वगैरह, तो ये सब बहुत सारे बीच। पार्शियल विथड्रॉल के बारे में आपने देखा था कि पिछला जो गजट नोटिफिकेशन आया था उसमें नहीं था, लेकिन इसमें दे दिया है, तो थोड़ी बहुत चेंजेज भी आई है और डिटेल में कल स्टडी करके आपको पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।